students, welcome to Krishna Commerce tutorial. Today we are going to continue the same chapter, that is basic accounting terms part 3, and this part will be our last part of this chapter. ठीक है, तो let's move to the topics whatever we study today. The topics are, हमारे पास टॉपिक्स क्या क्या है, गुड्स हैं, स्टॉक एंड इन्वेंट्री है, लाइफ स्टॉक है, कॉस्ट है, वाउचर है, प्रॉफिट है, गेन है, लॉस है एंड डिस्काउंट एंड इट्स टाइप है। तो हम लोगों ने जैसा डिसाइड किया था, हर एक टॉपिक जो है इसके जो नेम्स है वो आपको हिंदी में अवेलेबल होंगे। इसको हमने हिंदी में अवेलेबल कराया है सो दैट कि कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनको हो सकता है कुछ प्रॉब्लम हो समझने में, तो उनकी सहूलियत के लिए हमने इसके नेम्स जो है, हेड टॉपिक्स के नेम्स जो है उसको हिंदी में भी प्रोवाइड किया है। तो लेट्स मूव द क्लास। चलिए, यहाँ हमारा फर्स्ट पॉइंट है गुड्स, जिसको कि हम हिंदी में क्या बोलते हैं, माल। तो गुड्स बहुत ही कॉमन सा नाम है, हम लोग अक्सर इसको यूज़ करते हैं। माल को भी हम लोग यूज़ करते हैं, मतलब क्या होता है, सामान, है ना। तो एक बिजनेस के लिए गुड्स क्या होता है, माल क्या होता है, उसको हम समझेंगे। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर होता क्या है, जब भी सोच लीजिए हमारे पास बिजनेसमैन है, हमारा फ्रेंड है जो बिजनेसमैन है, जिसका नाम क्या है, अमित है ना। अमित हमारा एक बिजनेसमैन है जो हमारा फ्रेंड है। वो क्या कर रहा है, बिजनेस कर रहा था, किसका, बुक्स का बिजनेस कर रहा था, है ना, बुक्स का बिजनेस कर रहा था। तो यहाँ पर ये जो वर्ड है गुड्स, ये अमित के बिजनेस के लिए कौन सा एप्रोप्रिएट होगा, ये बुक्स जो होगा ये अमित के लिए, हम लोग अमित क्या बोलेगा, इसको गुड्स के नाम से या माल के नाम से इसको बोलेगा। क्यों, क्योंकि माल या गुड्स हम उसी वस्तु को कहेंगे, उसी प्रोडक्ट को कहेंगे जिसको कि हम बेचते हैं अपने बिजनेस में, जिसको कि हम बेच करके प्रॉफिट अर्न करते हैं, कुछ बेनिफिट कमाते हैं, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, माल कहेंगे। और एक बार मैं फिर से बताती हूँ, माल या गुड्स हम उसी को कहेंगे जो कि बिजनेस का मेन प्रोडक्ट होता है, जिसको कि हम लोग सेल करते हैं, बेचते हैं, और हर अकाउंटिंग ईयर में जिससे हम बेनिफिट क्या करते हैं, बेनिफिट लेते हैं या फिर प्रॉफिट गेन करते हैं। तो दैट इज़ कॉल्ड गुड्स। उसको हम किस नाम से जानेंगे, गुड्स के नाम से जानेंगे। अब हर दुकान या हर बिजनेस का डिफरेंट गुड्स होता है। अगर वो बुक स्टॉल है तब वो बुक्स जो हो गया उस दुकान का क्या हो जाएगा, गुड्स कहलाएगा। अगर वो स्वीट्स का दुकान है तब स्वीट्स उसका क्या कहलाएगा, गुड्स कहलाएगा। अगर फर्नीचर का दुकान है, अगर फर्नीचर का दुकान है तब फर्नीचर उस दुकान का क्या कहलाएगा, गुड्स कहलाएगा, है ना। अगर ग्रोसरी का दुकान है, आटा दाल चावल का दुकान है, तो आटा दाल चावल जो है उस दुकान का क्या कहलाएगा, गुड्स कहलाएगा। तो हम जिस सामान को बेचने के लिए अपने दुकान में रखते हैं, अपने बिजनेस में रखते हैं, दैट इज़ कॉल्ड गुड्स। देख लीजिए यहाँ पर हमने कुछ लिखा है, उसको थोड़ा पढ़ के समझेंगे। गुड्स इज रेफर्ड एज द प्रोडक्ट इन विच द फार्म इज डीलिंग और प्रोडक्ट आर परचेज्ड और प्रोड्यूस्ड फॉर सेल एंड अर्न प्रॉफिट इज कॉल्ड गुड्स। एकदम साफ साफ लिखा हुआ है, कोई हार्ड वर्ड यहाँ पर है नहीं। क्या है यहाँ पर, गुड्स उसी को हम कहेंगे जिसको कि या तो फिर बिजनेस जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है या तो फिर उसको परचेस कर रहा है, खरीद रहा है। ठीक है, उस प्रोडक्ट को खरीद रहा है किसके लिए, फॉर सेल एंड अर्न बेनिफिट। सेल के लिए वो खरीद रहा है और साथ ही साथ उससे क्या करेगा, क्या अर्न करेगा, बेनिफिट इज कॉल्ड गुड्स। जैसे बुक्स फॉर बुक स्टॉल, बुक का अगर दुकान है तो उसके लिए बुक क्या हो जाएगा, गुड्स कहलाएगा। फर्नीचर्स फॉर फर्नीचर शॉप, फर्नीचर का दुकान है तो उस दुकान में जो फर्नीचर होगा वो उस दुकान का क्या कहलाएगा, गुड्स कहलाएगा। चलिए, तो आई होप आपको गुड्स समझ में आ गया। नेक्स्ट कम टू इन्वेंट्री। देखिए, इन्वेंट्री बहुत मिला जुला ही मीनिंग है, गुड्स और इन्वेंट्री और स्टॉक। इसको हम स्टॉक भी बोलते हैं और इन्वेंट्री भी बोलते हैं। तो इसका हिंदी नाम है रहतिया। ओके, तो रहतिया क्या होता है, स्टॉक क्या होता है, जो भी
हम जो भी सामान, जो भी हमारे पास जो गुड्स अभी हम लोगों ने समझा, ठीक है, यही गुड्स को जब हम अकाउंटिंग ईयर, जहाँ पर हमारा आज का साल ख़त्म हो रहा है, मतलब हमारा अकाउंटिंग पीरियड क्या होता है 1 जनवरी से लेकर के 31 दिसंबर तक, है ना। तो ये जो 31 दिसंबर में जब हमारा जो भी इस दिन को जब अकाउंटिंग ईयर क्लोज हो रहा है, अब हम प्रॉफिट को देखेंगे कि हमारा पूरे साल में कितना प्रॉफिट हुआ, इस पूरे एक साल में हमारे पास कितना प्रॉफिट हुआ। उस समय क्या करते हैं, जो गुड्स होते हैं ना बच्चों, गुड्स को क्या किया जाता है, उसको लिस्टेड किया जाता है कि आज के डेट में हमारा कितना गुड्स बचा। हाँ, तो जो भी गुड्स बच जाता है, जो सेल नहीं हुआ होता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्टॉक बोलेंगे। सारे गुड्स जो कि अकाउंटिंग पीरियड में बच गया है ना, जो कि हमारा फैक्ट्री, मतलब कि हमारे गोडाउन में, हमारा गोडाउन होता है जहाँ पर कि हम लोग सामान को रखते हैं, वहाँ पर हमारे पास रखा हुआ है फॉर सेल करने के लिए नेक्स्ट ईयर में, दैट विल कॉल्ड एज इन्वेंट्री और स्टॉक और इन्वेंट्री, ओके, जिसको हम लोग स्टॉक भी बोल सकते हैं और इन्वेंट्री भी बोल सकते हैं। तो देखिए हमने जो लिखा हुआ उसको थोड़ा सा चलेंगे, गो थ्रू करेंगे और अच्छे से समझ जाएंगे। स्टॉक रेफर्स टू द वैल्यू ऑफ गुड्स रिमेनिंग अनसोल्ड एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। स्टॉक हम उसी गुड्स को बोलेंगे जो कि अकाउंटिंग पीरियड में बच जाता है एट द एंड ऑफ द ईयर के लास्ट में बचा हुआ अनसोल्ड रहता है, जिसको कि हम नेक्स्ट ईयर में सोल्ड करने के लिए रेडी रखते हैं, दैट इज़ कॉल्ड स्टॉक और इन्वेंट्री ऑफ द बिजनेस विद द बिजनेस एंटिटी, ओके। तो चलिए, स्टॉक भी हमारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हमारा इसी से रिलेटेड, स्टॉक से रिलेटेड है पॉइंट है, देख लीजिए, लाइव स्टॉक। अभी स्टॉक तो बहुत सारा होता है बच्चों, हर दुकान में डिफरेंट गुड्स को हम लोग स्टॉक बोलेंगे, लेकिन कहीं कहीं पर हमारा एक स्टॉक होता है, टाइप है, जिसको कि हम बोलते हैं लाइव स्टॉक। अब लाइव स्टॉक होता क्या है, लाइव स्टॉक जो होता है वो सारे स्टॉक जो कि लाइव है, मतलब जिंदा है, मतलब जैसे कि एनिमल्स, हम लोग जैसे एनिमल्स को सेल करने का बिजनेस करते हैं, है ना, एनिमल्स को सेल करने का बिज़नेस करते हैं, या फिर एनिमल्स का राइडिंग का बिज़नेस कर रहे हैं, या फिर एनिमल्स का कार्ट का बिज़नेस कर रहे हैं, सर्विस का बिज़नेस कर रहे हैं, घोड़ा गाड़ी चलाने वाला बिज़नेस, पैसेंजर को इधर से उधर करना, ट्रांसपोर्टेशन में हो रहा है, यूज़ हो रहा है। तो वो सारे जो एनिमल्स होंगे दैट आर कॉल्ड लाइव स्टॉक, है ना। तो देख लीजिए, स्टॉक हुआ मतलब गुड्स ही हुआ, वो जिसको कि हम यूज़ कर रहे हैं अपने बिजनेस में प्रॉफिट गेन करने के लिए, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लाइव स्टॉक। क्या बोलेंगे, लाइव स्टॉक। तो देखिए हमने कुछ लिखा है, इसको पढ़ लेते हैं। एनिमल्स दैट आर यूज्ड इन द बिजनेस ऑफ ट्रांसपोर्टिंग गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, है ना, द लाइव एनिमल्स आर टर्म्ड एज लाइव स्टॉक। वो जो भी लाइव एनिमल्स है जिसको कि हम बिज़नेस पर्पस से यूज़ कर रहे हैं, सेल भी कर सकते हैं, ऐसा भी बिज़नेस है जहाँ पर हम एनिमल्स को सेल कर रहे हैं, तो दैट विल कॉल्ड लाइव स्टॉक, ओके। जैसे कि हो गए हॉर्सेस हो गए, कैमल हो गए, ऑक्स हो गए, हम लोग कैमल को भी सेल करते हैं, हॉर्सेस को भी सेल करते हैं, सर्विस में भी काम आता है, तो दीज आर कॉल्ड लाइव स्टॉक। तो यहाँ स्टॉक यहाँ पर हमारा ख़त्म हो रहा है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे बच्चों, दैट इज़ कॉस्ट। अब देखिए, स्टॉक जो है या फिर गुड्स जिसको कि सेल करते हैं, या तो फिर हम ये कह सकते हैं कि किसी को भी कोई भी सामान जिसको हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, मैन्युफैक्चर मतलब बनाना, जिसको कि हम बना रहे हैं, या तो फिर मैन्युफैक्चर कर रहे हैं या तो फिर परचेज, या तो हम परचेस करेंगे उस सामान को, और नहीं तो फिर हम उसको मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, बना रहे हैं। एज़ फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि हमारे पास एक फैक्ट्री है जिसमें कि हम लोग कॉपी को बनाते हैं, हाँ, कॉपी मतलब नोटबुक जो होता है उसको बनाने का काम करते हैं, बनाने के बाद उसको दुकान में भेजा जाता है सेल होने के लिए, ठीक है। तो बुक्स और कॉपी का फैक्ट्री है, तो उसमें मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, तो उस कॉपी को बनाने में जितना भी खर्चा होगा, है ना, क्या खर्चा जो भी होगा, दैट इज़ टर्म्ड एज कॉस्ट, मतलब लागत, जिसको हम हिंदी में बोलेंगे लागत, है ना। तो वो सारे एक्सपेंसेस, वो सारा खर्चा को हम बोलेंगे कॉस्ट।
और अगर हम मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे हैं लेकिन हम सामान को खरीद करके, जैसे कि हमारे पास जो अमित है, अमित के पास क्या था, बुक का दुकान था। बुक का दुकान में उसने क्या किया, बुक को खरीद के लाया। जो खरीदने में, बुक को खरीदने में जो खर्चा हुआ बच्चों अमित को, दैट विल कॉल्ड एज कॉस्ट। मतलब उस सामान को, उस गुड्स को हम यहाँ पर सिंपल वर्ड में कह सकते हैं कि गुड्स को खरीदने में या फिर मैन्युफैक्चर बनाने में जो भी खर्चा होता है दैट इज़ कॉल्ड कॉस्ट और लागत। ओके, बहुत सिंपल सा है। चलिए इसको हम लोग थोड़ा सा हिंदी देख लेते हैं, हमने क्या लिखा है। इट इज़ द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन और चार्जेबल टू अ स्पेसिफाइड प्रोडक्ट और एक्टिविटी। एक्टिविटी मतलब जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन हो गया एक्टिविटी, है ना। तो हमारे पास बिजनेस दो तरह के होते हैं, एक तो होता है प्रोडक्ट को सेल और परचेस करने का, और दूसरा होता है सर्विस को सेल और परचेस करने का, है ना। दो तरह के एक्टिविटीज़ होते हैं। तो अगर प्रोडक्ट है तो उसको स्पेसिफाइड प्रोडक्ट को पीछे जो भी हमारा खर्चा हुआ उसको बनाने के पीछे या फिर उसको खरीदने के पीछे जो भी खर्चा हुआ दैट विल कॉल्ड एज कॉस्ट। और नहीं तो फिर अगर हमारा सर्विस का है हमारा बिजनेस, तो सर्विस को प्रोवाइड करने में, मतलब सर्विस को वो जो भी सर्विस है उसको हमको क्या बोलेंगे, उसको प्रोवाइड करने में जो भी हमारा खर्चा हुआ दैट इज़ कॉल्ड कॉस्ट। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर से मैं इसको रिवाइज कर देती हूँ। इट इज़ द अमाउंट, ये एक ऐसा अमाउंट है ऑफ द एक्सपेंडिचर, खर्चा का वो अमाउंट है दैट इनकर्ड ऑन और चार्जेबल टू अ स्पेसिफाइड प्रोडक्ट, जो कि स्पेसिफाइड प्रोडक्ट के ऊपर चार्ज होता है। मतलब स्पेसिफाइड प्रोडक्ट से रिलेटेड वो सारा खर्चा को हम क्या बोलेंगे, कॉस्ट बोलेंगे। और वो स्पेसिफाइड प्रोडक्ट को कौन सा प्रोडक्ट है, जिसको कि हम सेल करने के लिए प्रोड्यूस करते हैं, नहीं तो फिर परचेस करते हैं। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा कॉस्ट। इसके बाद देखिए कॉस्ट से ही रिलेटेड है वाउचर। अब कोई दुकानदार है, उसने अपना स्टॉक गुड्स खरीद के लाया, स्टॉक लिया, जो भी है लाया। अब इसके बाद उसका कॉस्ट, उसके पीछे कॉस्ट हुआ, खर्चा हुआ। खर्चा करने के बाद अब उसको सेल करेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट एक्टिविटी क्या हो रहा है, खरीद के ला दिया, है ना। अब इसके बाद हो गया सेल, तो इसको सेल करना। तो जब वो सेल करता है ना बच्चों, वो सामान को जब बेचता है, जब वो सामान को बेचता है तब उस समय क्या होते हैं, कुछ कैश मोमो दिया जाता है। जैसे कि आप कहीं पर भी जाइएगा किसी दुकान में, तब आपको क्या मिलेगा, कोई भी सामान खरीदते हैं तो उसमें एक रिसिप्ट मिलता है, जैसे वो कैश रिसिप्ट बोलते हैं, कैश रिसिप्ट बोलते हैं ना। तो वो कैश रिसिप्ट, इस तरह के डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं। तो वो डॉक्यूमेंट्स को आगे क्या किया जाता है, जर्नलाइज फॉर्म में, मतलब कुछ अकाउंटिंग प्रोसेस के अंतर्गत उसको वाउचर के साथ ऐड किया जाता है। उसको एक सिस्टम वे में तैयार किया जाता है, एक बिजनेसमैन उसको तैयार करता है, तो दैट इज़ कॉल्ड वाउचर। फिर से मैं एक बार एकदम सिंपल वर्ड्स में बता रही हूँ, वाउचर क्या होते हैं। जब भी एक बिजनेसमैन जैसे अमित ने एक बुक को सेल किया, है ना। तो बुक को जब वो सेल करता है तब वो एक रिसिप्ट देता है ना, रिसिप्ट देता है। और साथ ही साथ इस अमित के पास एक रिसिप्ट बुक रहता है जिसमें काउंटर पार्ट वो अपने पास रख देता है। 1 बाय 1 उस बुक में सारा ट्रांजैक्शन, उसने जितना भी लोगों को बेचा सामान, उसमें सारा रिकॉर्ड रहता है। और वो रिकॉर्ड को वो क्या करता है, यूज़ करता है अपने अकाउंटिंग प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए, है ना। अकाउंटिंग प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए वो उस कैश मोमो को यूज़ करता है। तो उसको हम बोलेंगे वाउचर, उसको जिसके साथ वो ऐड किया जाता है दैट इज़ कॉल्ड वाउचर, है ना। उसको हिंदी में भी वाउचर ही बोलते हैं। यहाँ देख लीजिए, इसको पढ़ेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अ वाउचर इज़ अ रिटन डॉक्यूमेंट प्रिपेयर्ड बाय द अकाउंटेंट। ये कौन प्रिपेयर करता है, अकाउंटेंट प्रिपेयर करता है। प्रोवाइडिंग द एविडेंस ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन, किसके लिए प्रोवाइड किया जाता है कि हमारे पास कितना बिजनेस ट्रांजैक्शन हुआ, उस हिसाब से वाउचर को क्रिएट किया जाता है, ठीक है, एज एन एविडेंस कि हाँ हमारा इतना सारा ट्रांजैक्शन हुआ, ठीक है। द एविडेंस ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन इज कॉल्ड सोर्स डॉक्यूमेंट। और जो एविडेंस जो होता है, उस एविडेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, सोर्स डॉक्यूमेंट बोलते हैं। और वो सोर्स डॉक्यूमेंट क्या होता है, जैसे कि अमित ने बुक बेचा तो उसने क्या कैश मोमो दिया,
है ना। कस्टमर को कैश मोमो दिया। परचेज बिल, अगर अमित ने कोई सामान खरीदा, बुक्स को खरीदा, तब उस समय परचेज बिल प्रोवाइड किया जाता है। सेल बिल भी होता है। इस तरह से ये डिफरेंट सोर्स डॉक्यूमेंट है जो कि क्या करते हैं, वाउचर्स को क्रिएट करने में मदद करते हैं। ठीक है, तो आई होप वाउचर समझ में आ गया। और अच्छे से समझेंगे बच्चों, इससे रिलेटेड एक चैप्टर ही है, उसको हम लोग पढ़ेंगे तो और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, प्रॉफिट, और जिसको हम हिंदी में कहेंगे लाभ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए प्रॉफिट एक्चुअली होता क्या है। प्रॉफिट मतलब, ये तो बहुत कॉमन लैंग्वेज है, हर बात पर हम लोग बोलते ही हैं, इन जनरल बोलते हैं प्रॉफिट हुआ या लाभ हुआ। इसका मतलब होता है एक्चुअली सेल जो होता है, सेलिंग और या फिर सेल का जो प्राइस होता है, सेलिंग प्राइस माइनस ओवरऑल कॉस्ट, है ना। मतलब हमारा जो सेल करने के बाद, जैसे कि मान लेते हैं कि हम बुक, अमित जो है वो क्या है, बुक का सेलर है। ठीक है, तो उसने एक बुक को बेचा आपका 150 रुपीज़ में, है ना। उसने बेचा 150 रुपीज़ में, जबकि वो जब इस बुक को खरीदा था, ये क्या था, सेल किया था। सेल का प्राइस है 150 रुपीज़। एट द सेम टाइम जब वो उसको खरीदा, परचेज किया, तब अमित को पड़ा कितना, 120 रुपीज़। अमित को कितना पड़ा, 120 रुपीज़ अमित को पड़ा। यानी कि उसने उस बुक को खरीदा 120 रुपये में और बेचा उसको 150 रुपये में। यानी कि उसको प्रॉफिट क्या हुआ इस समय में, प्रॉफिट आपका हुआ कितना, 150 माइनस 120 दैट इज़ 30 रुपीज़, है ना। 30 रुपया, 150 में से 120 को माइनस करेंगे, यानी कि उसको प्रॉफिट हुआ 30 रुपया। तो दिस इज कॉल्ड प्रॉफिट फॉर द सेल ऑफ वन बुक। जबकि इन अकाउंटिंग टर्म में, ये तो हमारा जनरल हो गया, जनरल समझने के लिए हुआ, लेकिन अगर हम अकाउंटिंग टर्म में प्रॉफिट को डिफाइन करेंगे, तब ये होता है जब बिजनेस जब पूरा साल कंप्लीट करता है। जैसे कि पूरा साल मतलब हमने 1 जनवरी में बिजनेस को शुरू किया और इसका अकाउंटिंग पीरियड क्लोज हुआ 31 दिसंबर को, है ना। तो 1 जनवरी से लेकर के 31 दिसंबर तक, ये पूरा साल में उसने जितना भी बुक को बेचा, अमित ने जितना भी जितने भी बुक्स जो थे उसको बेचा, बेचने से जितना पैसा उसके पास आया, रेवेन्यू जनरेट हुआ। रेवेन्यू मतलब क्या होता है, अर्निंग, पैसा। उसको जितना भी रेवेन्यू आया उसमें से हम खर्चा को माइनस करेंगे, मतलब कॉस्ट को माइनस करेंगे। रेवेन्यू में से कॉस्ट को जब माइनस कर देंगे तो जो पैसा आता है दैट इज कॉल्ड प्रॉफिट, है ना। तो अकाउंटिंग लैंग्वेज में क्या हुआ, हमारा पूरा बिजनेस है, बिजनेस पूरा साल तक चला, 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक। अमित ने पूरे बिजनेस 1 साल को कंप्लीट किया। करने के बाद उस पूरे साल में उसने जितना भी बुक्स को बेचा, बेचने से जो हमारे पास रेवेन्यू आया, बिजनेस में रेवेन्यू आया, उसमें से हम क्या करेंगे, उस बुक्स का कॉस्ट जो है, मतलब उस बुक्स को खरीदने में जितना पैसा लगा हमको, उस बुक्स के पीछे जो भी खर्चा हुआ, उस खर्चे को हम माइनस कर देंगे। माइनस करने के बाद जो पैसा आया दैट इज़ कॉल्ड प्रॉफिट इन अकाउंटिंग लैंग्वेज। बस हमको यहाँ पर ध्यान क्या रखना है, पूरे साल भर का ये प्रॉफिट है, ये एक दिन का प्रॉफिट नहीं है, ये पूरे साल भर का प्रॉफिट है। तो अब देखिए हम यहाँ पर लिखे हैं उसको हम थोड़ा पढ़ेंगे। द एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर टोटल एक्सपेंसेस, मतलब टोटल जो रेवेन्यू है, रेवेन्यू जितना एक्सेस पार्ट होगा एक्सपेंसेस से, मतलब रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस, इसका मोटा तौर पर अगर हम बोले तब रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस ऑफ द बिजनेस एंटाइटी फॉर अकाउंटिंग पीरियड। अकाउंटिंग पीरियड 1 ईयर होता है ना।
तो फॉर अकाउंटिंग पीरियड इज टर्म्ड एज प्रॉफिट। तो पूरे अकाउंटिंग पीरियड में जो भी हमारा रेवेन्यू जनरेट हुआ उसमें से हम कॉस्ट को माइनस करके जो हमारा अमाउंट बचता है, रेस्ट अमाउंट है, दैट इज़ कॉल्ड प्रॉफिट। ओके, अब देखिए, इट मे आइदर बी ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट। प्रॉफिट जो होते हैं वो हमारे दो प्रकार के होते हैं, 2 टाइप होते हैं, जो कि होता है, एक होता है आपका ग्रॉस प्रॉफिट और एक होता है नेट प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट के बीच में क्या डिफरेंस है बच्चों, ये बहुत ब्रीफ वे में आपको समझना पड़ेगा। तो इसको हम लोग आगे के चैप्टर्स में हम लोग समझेंगे, ठीक है। बस मैं मोटे तौर पर एक बात बता दे रही हूँ, ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट के बीच में यही डिफरेंस है कि जब कोई सामान फैक्ट्री में बन रहा होता है, बनने के बाद सारा सामान बन गया मेरा, बनने के बाद वो मार्केट में आया, मार्केट में आने के बाद वो सेल हुआ, है ना। तो सेल होने के बाद जो हमारे पास पैसा आया उसमें से हम क्या करेंगे, पहले फैक्ट्री कॉस्ट को हम माइनस करेंगे, है ना। फैक्ट्री में जो कॉस्ट लगा, डायरेक्ट कॉस्ट जिसको हम बोलते हैं, उसको माइनस करने के बाद जो अमाउंट हमारा बचता है दैट इज़ कॉल्ड ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। और फिर ग्रॉस प्रॉफिट से जितना भी फैक्ट्री से लेकर हमारा मार्केट तक आने के बीच का जो भी कॉस्ट हमारा गया, मतलब खर्चा हुआ, चाहे ट्रांसपोर्टेशन हो, चाहे ऑफिस कॉस्ट हो, एडवर्टाइजमेंट हो, सेलिंग कॉस्ट हो, पैकेजिंग कॉस्ट, जो कुछ भी कॉस्ट है वो सारा को मिला करके हम जब ग्रॉस प्रॉफिट से माइनस करेंगे देन वी विल गेट नेट प्रॉफिट। ये जो प्रॉफिट होता है ये बिजनेसमैन का प्रॉफिट होता है, जिसके के ऊपर टैक्स हम लोग लगाते हैं। इस प्रॉफिट के ऊपर टैक्स लगाते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट पर हमारा कभी टैक्स नहीं लगता है। ये हमारा नेट प्रॉफिट है, जिसको हम अर्निंग भी कहते हैं, है ना, जिसको हम अर्निंग भी कह सकते हैं फॉर द बिजनेस। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज गेन। अब देखिए, प्रॉफिट और गेन दोनों ही मतलब होता है कि आपको क्या हुआ, पैसा मिला, है ना, मतलब लाभ हुआ, मुनाफा। तो लाभ और मुनाफा में डिफरेंस क्या हो रहा है, बहुत ही बड़ा डिफरेंस है बच्चों। ये दोनों के बीच का डिफरेंस जो बहुत बड़ा है, इसको हम लोग देख लेंगे। ये जो होता है ना बच्चों, गेन का मतलब होता है बिजनेस में कभी कभी हम कुछ ऐसा ट्रांजैक्शंस करते हैं जिसको कि हर दिन नहीं होता है, इंसिडेंटल होता है। अचानक से सोच लीजिए, हम वही अमित वाला ही एग्जांपल लेंगे। अमित जो हमारा फ्रेंड है वो क्या किया, एक दिन क्या हुआ, उसके फर्नीचर को देखा, वो फर्नीचर जो है वो डिस्ट्रॉय हो रहा है, वो ठीक नहीं है, उसको नया फर्नीचर करना पड़ेगा, है ना। तो उसने क्या किया, नया फर्नीचर खरीदने के लिए पहले पुराना फर्नीचर को रिप्लेस करना पड़ेगा, तो उसने पुराना फर्नीचर को बेचा। तो पुराना फर्नीचर को बेचने से उसको क्या हुआ, गेन हुआ, प्रॉफिट हुआ, है ना। तो वो जो प्रॉफिट हुआ दैट इज कॉल्ड गेन। मतलब अचानक से हमने कोई ऐसा ट्रांजैक्शन किया जो कि हमारा होना नहीं था, जो कि हमारा गुड्स से रिलेटेड नहीं था, ठीक है। तो उसी को हम लोग, उससे रिलेटेड अगर हमको कोई प्रॉफिट होता है देन दैट विल बी कॉल्ड गेन, है ना। उसको हम क्या बोलेंगे, गेन बोलेंगे। अब देख लेते हैं थोड़ा सा हमने क्या लिखा है। गेन आर प्रॉफिट दैट अराइजेस फ्रॉम दोज ट्रांजेक्शंस विच आर इंसिडेंटल टू द बिजनेस। वो ये जो प्रॉफिट, ऐसे प्रॉफिट हैं जो कि अराइज होते हैं, जो कि आते हैं, निकलते हैं किससे, ट्रांजेक्शंस विच आर इंसिडेंटल। अचानक से हो गया कोई ट्रांजेक्शन और उसको क्या मिल गया, प्रॉफिट मिल गया, ठीक है। जैसे कि सोच लीजिए कि आपका अमित का दुकान है और अमित क्या करते थे, स्टूडेंट्स के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करते थे पेपर्स। हर दिन वो पेपर मंगवाता थे और स्टूडेंट को अट्रैक्ट करने के लिए वो पेपर फ्री ऑफ कॉस्ट उनको पढ़वाते थे, पढ़ते थे, बच्चे पढ़ते थे, वहाँ से इन्फॉर्मेशन गेन करते थे। तो ये जो पेपर, एक साथ बहुत सारा पेपर आपके दुकान में जमा हो गया, तो अचानक से एक दिन आप 6 महीना बाद उस पेपर को आपने सेल कर दिया, ठीक है। तो उससे जो प्रॉफिट हुआ दैट विल कॉल्ड एज गेन, दैट विल बी नॉट एज प्रॉफिट, दैट विल बी कॉल्ड गेन, ठीक है। तो इसी तरह से होते हैं इंसिडेंटल बिजनेस जो होता है हमारा, उससे जो हमारा लाभ हुआ दैट इज कॉल्ड प्रॉफिट। तो प्रॉफिट अर्नड ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स और इन्वेस्टमेंट। बेसिकली ये क्या होता है, प्रॉफिट अर्नड ऑन फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स को सेल करने से जो हमारा प्रॉफिट होता है, या फिर हम कहीं इन्वेस्ट किए हैं उससे हमको अगर कोई मुनाफा हुआ, प्रॉफिट हुआ, दैट विल बी टर्म्ड एज गेन। ओके, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मुनाफा, ठीक है।
तो मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आ गया लॉस, जिसको हम हिंदी में बोलेंगे हानि। हानि किसे कहते हैं, लॉस किसे कहते हैं? तो लॉस जाहिर सा बात है जहाँ पर प्रॉफिट नहीं होगा, मतलब सेलिंग प्राइस जो है, हमने सेल करके जो प्राइस अर्न किया वो हो गया, क्या हो गया, कॉस्ट से कम हो गया। मतलब कॉस्ट खर्चा हमारा किसी प्रोडक्ट के पीछे खर्चा ज़्यादा हो गया और सेल करके जो प्राइस आया वो कम हो गया, दैट इज़ कॉल्ड लॉस। इस समय उसको हम क्या बोलेंगे, लॉस बोलेंगे। जैसे कि हम फिर से वही बोलेंगे, हमारे अमित जी हैं, उन्होंने बुक बेचा, ठीक है, बुक का कॉस्ट था 150 रुपीज़, लेकिन चूंकि बुक में कहीं पर कुछ डैमेज होने के कारण उनको बेचना पड़ा आपका 140 रुपीज़ में, उनको 10 रुपये कम में उनको जो बुक है बेचना पड़ा। तो ये जो 10 रुपीज़ होगा दैट विल बी लॉस, टर्म्ड एज लॉस, है ना, ठीक है। तो बहुत ही आसान सा है, लॉस बहुत जनरल वर्ड है, हम लोग हानि तो अक्सर यूज़ करते ही हैं इसको, तो ज़्यादा आपको स्ट्रेस नहीं लगेगा समझने में। लेट्स मूव टू द पॉइंट। देख लीजिए, एक्सेस ऑफ एक्सपेंसेस ओवर रेवेन्यू ऑफ द बिजनेस। एक्सेस ऑफ एक्सपेंसेस, रेवेन्यू से अगर एक्सपेंसेस ज़्यादा हो जाए ऑफ द बिजनेस एंटाइटी फॉर द अकाउंटिंग पीरियड, पूरे अकाउंटिंग पीरियड में, इज टर्म्ड एज लॉस, उसको हम बोलेंगे लॉस, ठीक है। ऑनर्स कैपिटल अकाउंट इज रिड्यूस टू द एक्सटेंट ऑफ अमाउंट ऑफ लॉस। ऑनर्स का जो कैपिटल अकाउंट है ना बच्चों, उस कैपिटल अकाउंट को हम लोग क्या करेंगे, हमेशा लॉस से डिडक्ट कर देते हैं। कैपिटल अकाउंट को लॉस से डिडक्ट कर देते हैं, क्यों? क्योंकि लॉस और प्रॉफिट ये दो ऐसे टर्म हैं जिसका हमेशा हमारे कैपिटल अकाउंट पर प्रभाव पड़ता है ना। किस पर प्रभाव पड़ता है? कैपिटल अकाउंट पर प्रभाव पड़ता है। और अगर लॉस होता है बिजनेस को तो कैपिटल अकाउंट घटता है, और एट द सेम टाइम अगर हमारे पास गेन हो रहा है तब कैपिटल अकाउंट उतना ही अमाउंट से बढ़ जाता है, ठीक है। अब देख लीजिए, द टर्म लॉस इज ऑल्सो रेफर्ड टू सच एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस फॉर विच नो बेनिफिट इज रिसीव्ड बाय द फर्म, है ना। इसमें क्या होता है, बेनिफिट आपका नहीं होता है, नो बेनिफिट, इसमें फार्म को कोई बेनिफिट नहीं होता है। तो आई होप लॉस समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है डिस्काउंट, बट्टा। हिंदी का टर्म है बट्टा और इंग्लिश में हम लोग इसको बोलेंगे डिस्काउंट। तो बट्टा होता क्या है, देख लीजिए बच्चों, एनी टाइप ऑफ रिडक्शन इन प्राइस ऑफ गुड्स बाय द बिजनेस एंटाइटी टू इट्स कस्टमर्स। बहुत ही बोलते हैं, दुकानदार आपको देते हैं कि हाँ भाई चलिए हम इतना रुपया का डिस्काउंट दे दे रहे हैं, 50 रुपये का डिस्काउंट दे रहे हैं, या हाँ आपको हम इतना रुपया कम कर दिए। तो वो जो वैल्यू आपका, जो सेलिंग प्राइस से जो वैल्यू आपका घटा है ना, जो वैल्यू सेलिंग प्राइस से जो वैल्यू आपका घट गया, दैट इज़ कॉल्ड डिस्काउंट। जैसे कि हमारे जो अमित जी हैं, ठीक है, अमित जी ने क्या किया, बुक का कॉस्ट था 150 रुपीज़, है ना। तो उसने चूँकि कस्टमर को बेचना था तो उसने बोला ठीक है भैया, हम आपको एक काम करते हैं, सेलिंग प्राइस 150 रुपया है तो हम आपको इसमें 5 रुपये का डिस्काउंट दे रहे हैं, ठीक है। 5 रुपये का डिस्काउंट दे करके हमारा हो रहा है 145, आप हमको 145 रुपीज़ ही पेड कीजिए, आपको 5 रुपये देना नहीं होगा। तो दिस 5 रुपीज़ विल बिकम नेम्ड एज डिस्काउंट। इसी 5 रुपये को हम क्या बोलेंगे, डिस्काउंट के नाम से जानेंगे, ओके। अब देखिए, डिस्काउंट जो होता है, ये जो हमारा बट्टा होता है, ये भी 2 प्रकार के होते हैं, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। तो एक बार फिर से हम पहले लिटरेचर को देख लेंगे, इसका देख लीजिए। एनी टाइप ऑफ रिडक्शन इन प्राइस ऑफ गुड्स बाय द बिजनेस एंटाइटी टू इट्स कस्टमर, है ना। जब कोई बिजनेस एंटाइटी जो प्राइस है उसमें क्या करता है, कस्टमर को रिड्यूस करके देता है, ओरिजिनल प्राइस से वो रिड्यूस करके देता है, गुड्स को सेल करता है टू इट्स कस्टमर, अपने कस्टमर को, देन इट इज़ कॉल्ड डिस्काउंट। अब ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट, 2 डिस्काउंट होते हैं बच्चों। इसमें इसका क्या अंतर क्या है, व्हाट इज़ ट्रेड डिस्काउंट एंड व्हाट इज़ कैश डिस्काउंट।
तो चलिए हम देखते हैं व्हाट इज़ ट्रेड डिस्काउंट एंड व्हाट इज़ कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट जिसको कि हम व्यापारिक बट्टा बोलेंगे, ठीक है। हमने अभी तक पढ़ा बट्टा, अब इसका फर्स्ट टाइप हो गया ट्रेड डिस्काउंट जिसको कि हम व्यापारिक बट्टा बोलेंगे। ये एक्चुअली होता क्या है, जब भी कोई होल सेलर और रिटेल सेलर, जब भी कोई होल सेलर और रिटेल सेलर फैक्ट्री से सामान को होल सेलर और रिटेल सेलर ये दोनों व्यक्ति अगर फैक्ट्री से जा कर के सामान को खरीदे, फैक्ट्री से जा कर के सामान को खरीदे, या फिर हम कह सकते हैं मैन्युफैक्चरर से सामान को खरीदे, तब वहाँ से एक फिक्स्ड अमाउंट में डिस्काउंट मिलता है, फिक्स्ड अमाउंट में डिस्काउंट मिलता है, दैट इज़ कॉल्ड ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है। तो ये जो है ना ट्रेड डिस्काउंट, आपको फैक्ट्री से आपको होलसेलर को मिला सामान, मैन्युफैक्चरर से होलसेलर को मिला, अब होलसेलर ने इसको रिटेलर को दिया, ठीक है। रिटेलर को वही सेम अमाउंट में डिस्काउंट, अगर 10% मिला तो होलसेलर भी रिटेलर को 10% में देगा, और ये जो रिटेलर है ये कस्टमर को भी 10% फिक्स्ड अमाउंट में ट्रेड डिस्काउंट देगा। अक्सर बच्चों हम लोग जब कहीं किसी दुकान जाते हैं, कपड़े का दुकान जाते हैं या बुक का ही दुकान जाते हैं, तो अक्सर वहाँ स्टॉल में बोला जाता है 20% फिक्स डिस्काउंट है, आप चाहे मांगिए या ना ही मांगिए हम आपको 20% डिस्काउंट ज़रूर देंगे, ठीक है। तो दिस 20% डिस्काउंट विल बी टर्म्ड एज ट्रेड डिस्काउंट। जो दुकानदार अपनी खुशी से देता है ना, उसको हम लोग बोलेंगे ट्रेड डिस्काउंट। उसके लिए मांगना नहीं पड़ता है ना, वो खुशी से देता है। जैसे कि हम लोग किसी दुकान में गए कपड़ा खरीदने, तो वो लोग बोल देता है ठीक है 10% डिस्काउंट आपको हम अपने तरफ से खुशी से दे रहे हैं, फिक्स रेट है, आप कोई भी सामान खरीदिए आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। तो ये जो फिक्स रेट में जो डिस्काउंट दुकानदार अपने खुद से देता है, दैट इज़ टर्म्ड एज ट्रेड डिस्काउंट। मतलब क्या हुआ, हिंदी में बोलेंगे व्यापारिक बट्टा, है ना। अब देख लीजिए इसका लिटरेचर को देखते हैं। व्हेन अ डीलर ऑफ गुड्स इज अलाउड रिडक्शन इन प्राइस ऑफ गुड्स एट अ फिक्स्ड परसेंटेज। फिक्स परसेंटेज जो वर्ड है ना बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा फिक्स परसेंटेज में होता है। ऑन द लिस्ट प्राइस, लिस्ट प्राइस मतलब जो कि उस कपड़े का जो प्राइस लिखा हुआ प्राइस रहता है उस प्रोडक्ट में, जो भी प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट के पैकिंग में जो लिखा हुआ प्राइस होता है दैट इज़ लिस्ट प्राइस। वाइल मेकिंग सेल इज कॉल्ड क्या, ट्रेड डिस्काउंट। मतलब वो परसेंटेज, वो फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट जो कि क्या करता है, डीलर जो होता है वो कस्टमर को देता है एट अ फिक्स्ड रेट, हाँ, ऑन लिस्ट प्राइस। किसके ऊपर आता है, लिस्ट प्राइस। यानी कि अगर आपका प्रोडक्ट का, अगर बुक का दाम है आपका 150 रुपया, 100 है ना, और अगर 20% वो डिस्काउंट दे रहा है, ठीक है, तब उसको क्या बोलेंगे, 20% डिस्काउंट। मतलब 30 रुपया वो खुद से माइनस कर देगा, आपको बोलना नहीं पड़ेगा, सीधा वो 30 रुपया आपको घटा करके मतलब आपसे बोलेगा देखिए भैया आप 120 रुपया हमको दे दीजिए, ठीक है। तो दैट इज़ कॉल्ड ट्रेड डिस्काउंट। अब देखिए, इट इज़ जनरली गिवन बाय द मैन्युफैक्चरर टू होलसेलर। ये किसके द्वारा जनरली दिया जाता है, जो मैन्युफैक्चरर है, फैक्ट्री में जहाँ प्रोडक्ट बन रहा है उससे किसको दिया जाता है, होलसेलर को, ठीक है। अब होलसेलर एंड होलसेलर टू रिटेलर, फिर होलसेलर क्या करता है, उसी डिस्काउंट को रिटेलर को भी देता है। दिस डिस्काउंट इज डायरेक्टली डिडक्टेड फ्रॉम द सेलिंग प्राइस। वो सेल का जो प्राइस है उससे ये डायरेक्ट डिडक्ट हो जाता है। एंड नो एंट्री इज पास फॉर ट्रेड डिस्काउंट इन द बुक ऑफ अकाउंट। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ट्रेड डिस्काउंट के लिए हम बुक ऑफ अकाउंट में कोई भी एंट्री पास नहीं करते हैं। सो दिस इज़ द पॉइंट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट। आई होप ट्रेड डिस्काउंट आपको समझ में आ गया। कैश डिस्काउंट को हम हिंदी में नगद बट्टा भी बोलते हैं, ठीक है। कैश डिस्काउंट को हम हिंदी में क्या बोलेंगे, नगद बट्टा। नगद मतलब कैश, है ना, नगद बट्टा। अब देखिए इसको, ये क्या होता है, हम तो ट्रेड डिस्काउंट समझ गए, है ना, ट्रेड डिस्काउंट समझ गए। अब देखिए ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, फिक्स्ड अमाउंट में आपका बुक का कितना दाम था, 150 रुपया, जिसमें से 20% 150 रुपीज़ दाम था, जिसमें से 20% डिस्काउंट दिया, मतलब
30 रुपया डिस्काउंट दे करके बचा कितना आपका 120 रुपीज़, है ना। अब 120 रुपीज़ वो खुद से दे रहा है, मतलब वो बोल रहा है कि ठीक है आप 120 रुपये में बुक को ले जाइए। बुक का कॉस्ट आपको सिर्फ 120 रुपया ही पड़ेगा, जिसका कीमत कितना लिखा हुआ है बुक में लिखा हुआ है 150 रुपया, लेकिन आपको हम दे रहे हैं 120 रुपीज़ में। तब जो स्टूडेंट है वो बोलता है अमित को कि नहीं भैया मेरे पास तो 110 रुपया ही है, और 10 रुपया हमको प्लीज़ कमा दीजिए, क्योंकि मेरे पास 110 रुपये से ज़्यादा हम नहीं दे पाएंगे। तब अमित क्या करता है, स्टूडेंट का बात रख लेता है और वो क्या करता है, बोलता है ठीक है आप 10 रुपया हम लेस कर दे रहे हैं, आप हमको दीजिए कितना 110 रुपीज़, ठीक है। तो ये जो 110 रुपीज़ अब अमित को मिलेगा, तो ये किसको इसमें से मतलब 150 में से क्या क्या डिस्काउंट हुआ। पहला डिस्काउंट ट्रेड डिस्काउंट उसने खुद करके दिया। जब उसने 120 रुपया उस बच्चे से मांगा तो वो बच्चा क्या बोला, हम 120 नहीं दे पाएंगे, हम एक 10 रुपया कम देंगे क्योंकि मेरे पास 110 रुपया ही है, ठीक है। तो उसने क्या बोला, अमित राजी हो गया और ये 10 रुपया जो है वो उस बच्चे को अट्रैक्ट करने के लिए उसने बच्चे को ये 10 रुपया दे दिया, डिस्काउंट दिया। तो आपका हो गया 110 रुपया, यानी कि दिस 10 रुपया इज़ कॉल्ड कैश डिस्काउंट। इस 10 रुपया को हम क्या बोलेंगे, कैश डिस्काउंट, ठीक है। आया समझ में, व्हाट इज़, अब आपको समझ में आ गया होगा व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कैश डिस्काउंट एंड ट्रेड डिस्काउंट। तो चलिए अब इसके लिटरेचर को पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है। When debtors are allowed some discount to make prompt payment or to payment within a specific time, it is called cash discount. तुरंत पेमेंट करने के कारण या फिर किसी और कारण भी हो सकता है, खुशी से हो सकता है, जब डेटर्स को क्या करता है, डिस्काउंट छूट दिया जाता है ना, तब हम उसको क्या बोलेंगे, कैश डिस्काउंट बोलेंगे। अभी तुरंत आपने समझ लिया होगा। अब देखिए, इट इज़ ऑलवेज रिकॉर्डेड इन द बुक ऑफ अकाउंट। इसको हम बुक ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं, इसको दिखाया जाता है। और किस नाम से दिखाया जाता है, इसके दो टाइप होते हैं, डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव्ड। डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव्ड। डिस्काउंट अलाउड मतलब हम जब डेटर को, जब हम किसी सामान को बेचते हैं, है ना, सेल कर रहे होते हैं, और उस समय जब हम डिस्काउंट देते हैं तब उसको बोलेंगे डिस्काउंट अलाउड, है ना। और जब हम किसी सामान को परचेस करते हैं और हमको रिसीव होते हैं, हमको डिस्काउंट मिलता है, हम कोई सामान को परचेस किया और हमको डिस्काउंट मिला, देन इट इज़ कॉल्ड डिस्काउंट रिसीव। रिसीव का मतलब आप समझ ही गए होंगे, रिसीव मतलब हमको मिला, डिस्काउंट रिसीव मतलब जब हमको डिस्काउंट मिलता है, देन इट इज़ कॉल्ड डिस्काउंट रिसीव। और जब हम किसी को डिस्काउंट दे रहे होते हैं, देन इट इज़ टर्म्ड एज डिस्काउंट अलाउड, ठीक है। तो ये दो टाइप हो गए, डिस्काउंट अलाउड एंड डिस्काउंट रिसीव। तो दिस इज़ द लास्ट पॉइंट ऑफ दिस चैप्टर। ये चैप्टर हम यहीं पर ख़त्म कर रहे हैं, ठीक है, हमारा बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। आई होप आपको क्लास बहुत अच्छा लगा होगा और सारा पॉइंट्स आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास को मूव करेंगे। टिल देन गुड बाय। बच्चों, एट लास्ट मैं एक बात आपको बोलती हूँ, वो प्लीज़ आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। आप लोग लाइक करना भूल जाते हैं और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, सो दैट कि मुझे भी अच्छा लगेगा और मुझे भी हेल्प होगा, सो दैट कि हम और भी ज़्यादा से ज़्यादा आपको अच्छे से क्लासेस को कंप्लीट करा सकें। थैंक यू।